हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यायिक सक्रियतावाद क्या है और इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद का क्या अर्थ है इसके बारे में आप जानेंगे। पिछले 3-4 दशकों से यानी 1980 से 2015 से सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आ गया है और वह एक अनुदारवादी न्यायालय के स्थान पर प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले न्यायालय का रूप ग्रहण करता जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तिक हितों के संरक्षक के साथ साथ सामाजिक हित के संरक्षक के रूप में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने लगा है। ठीक है, सक्रिय हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तिगत हितों का संरक्षक तो है ही, यानी इसकी सुरक्षा तो करता ही साथ अब क्या हो गया, इसमें क्या चेंज आया है, वो सामाजिक हित के संरक्षक के रूप में भी एक्टिव हो गया है। ठीक है, सार्वजनिक हित, जनहित संरक्षण के संबंधित मामले जो है इसमें आप जान रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन न्याय पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। किंतु लेकिन अपने नवीनतम निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने आंग्ल विधि के उक्त नियमों में परिवर्तन कर दिया है और अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि न्याय पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, उसके मौलिक अधिकार का शोषण हुआ है। लेकिन अपने नए डिसीजंस में सर्वोच्च न्यायालय ने इंग्लिश विधि है, कानून जो है उसके नियम में चेंजेस ला दिए हैं और अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था या सार्वजनिक हित से उत्प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट फाइल कर सकता है जो निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से न्यायालय में रिट फाइल करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, हर एक व्यक्ति केस लड़ने के लिए उतना एबल नहीं होता है ना, योग्य नहीं होता है, निर्धनता की वजह से यानी पैसों की कमी की वजह से या अन्य किसी भी कारण से। अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन के बावजूद अपने लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है तो अनुच्छेद 32 में ये व्यापकता ला दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा अपने लिए तो अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था या सार्वजनिक हित से उत्प्रेरित कोई नागरिक, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना कि दूसरे के लिए भी सोचता है, तो वो जो है किसी व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों जैसे मौलिक अधिकार है उसके प्रवर्तन के लिए रिट फाइल कर सकता है जो निर्धनता यानी गरीबी अथवा किसी भी कारण से न्यायालय में रिट फाइल करने में सक्षम नहीं है। न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर के अनुसार वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान वर्ग कार्यवाही लोकहित में कार्यवाही की विस्तृत धारणा ले रही है। ऐसे मामले व्यक्तिगत मामलों से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत मामलों में वादी और प्रतिवादी होते हैं जबकि सार्वजनिक हित संरक्षण से संबंधित मामले किसी एक व्यक्ति के बजाय ऐसे समूह के हितों के संरक्षण पर बल देते हैं जो कि शोषण और अत्याचार का शिकार होता है और जिसे संवैधानिक और मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का बदलता हुआ दृष्टिकोण। न्यायिक सक्रियतावाद किसी भी लोकतंत्र या कानून के शासन का मूल आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी न्याय व्यवस्था होती है। लोकतंत्र या कानून के शासन का मूल आधार क्या होता है? लोकतंत्र या कानून के शासन का मूल आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी न्याय व्यवस्था होती है। ऐसी न्याय व्यवस्था अल्पव्ययी यानी कम खर्च वाली, सरल, इजी, बोधगम्य तथा शीघ्रगामी, जल्दी होने वाला जो होता है फैसला भी होनी चाहिए। विलंबकारी न्याय यानी देर से होने वाला न्याय व्यवस्था, विलंबकारी न्याय व्यवस्था अन्यायकारी तथा अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली होती है।
दुर्भाग्य से भारत को ऐसी ही दोषपूर्ण न्याय प्रणाली विरासत में मिली है। ठीक है, भारत को कैसी दोषपूर्ण न्याय प्रणाली विरासत में मिली है? विलंबकारी न्याय व्यवस्था। ठीक है, देर होता है ना न्याय होने में, निर्णय होने में। बहुत चाहने पर भी स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता इस व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा सके। उन्होंने वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्याय व्यवस्था की स्थापना तो कर ली, लेकिन उसका औपनिवेशिक अथवा सामंतशाही स्वरूप बना रहा। यह गरीब देश के अनपढ़ निवासियों की आवश्यकता के अनुसार जरूरत के हिसाब से सुबोध, सस्ती तथा तत्काल न्यायप्रद नहीं बन सकी। विदेशी शासकों का निजी हित तो उसी की स्थापना में था कि न्याय महंगा, विलंबकारी, दुर्लभ यानी हर किसी के पहुंच से बाहर तथा उच्च वर्गीय हितों को साधने वाला हो। उनकी साम्राज्यवादी जो विदेशी शासक थे, उनकी साम्राज्यवादी अहम भावना को तुष्ट करने के लिए तो यह ठीक था कि वादी प्रतिवादी अंग्रेजी भाषी वकीलों के माध्यम से मोटी रकमें खर्च करके माय लॉर्ड कहते हुए अदालतों में पहुँचे और नीचे से ऊपर तक अदालतों में लड़ लड़ कर अपनी जिंदगी खपा दे। एक या दो क्षेत्रों को छोड़कर भारत के आज़ाद हो जाने के बाद भी उसी व्यवस्था को जारी रहने दिया गया तथा न्यायपालिका का स्वरूप पहले की तरह निषेधात्मक, अलगावपूर्ण, गरीबों के लिए शोषणकारी तथा परदेशी बना रहा। इस वादी प्रतिवादी व्यवस्था में न्यायाधीश ऊंचे भाड़े पर नियुक्त वकीलों के द्वारा जुटाए गए साक्ष्य के सहारे चलते हैं, चाहे उसका दुष्परिणाम कितना ही घातक क्यों न निकलता हो। किंतु प्रसन्नता इस बात की है कि पिछले दशक में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने समय की मांग को पहचाना तथा भारतीय जनता यानी भारत की जनता की आवश्यकता को समझा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान लिया है कि न्याय या जस्टिस का स्वरूप केवल कानून ना होकर सामाजिक एवं आर्थिक भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना? सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान लिया कि न्याय का स्वरूप केवल कानूनी ना होकर सामाजिक एवं आर्थिक भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन दशा को सुधारने तथा उसे मूलभूत मानवीय अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय भागीदार बन जाना चाहिए। इस सक्रिय या क्रिया प्रधान दृष्टिकोण जुडिशियल एक्टिविज्म को अपनाने के कारण भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप बदलता जा रहा है और वह निषेधात्मक के स्थान पर विधेयात्मक अथवा रचनात्मक बन गई है। अब उसकी यह मान्यता है, सर्वोच्च न्यायालय की अब यह मान्यता है कि कानून अतीत से चिपकी हुई रूढ़िवादी स्थायी व्यवस्था मात्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता अब यह है कि लॉ जो है, कानून जो है, वो पास्ट से चिपकी हुई रूढ़िवादी स्थायी परमानेंट सिस्टम, स्थायी व्यवस्था केवल नहीं है तथा गरीबों को इस न्याय व्यवस्था में भिखारी के बजाय सम्मानजनक भागीदार बनाया जाना चाहिए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया है। सबसे पहले उसने जनहितकारी विवादों को मान्यता दी है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के सामने वाद ला सकता है। न्यायालय अपने सारे तकनीकी एवं कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना उसे लिखित रूप में देने मात्र से ही कार्यवाही करेगा। ठीक है, केवल यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए या समूह के लिए रिट दे दे, अगर लिखित रूप में दे दे अगर, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है कार्यवाही करेगा। ऐसे मामलों की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका USA के सुप्रीम कोर्ट ने की थी।
भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर, बिहार की जेल के विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से हुई। इनके बारे में पुलिस आयोग के सदस्य श्री KF रुस्तम जी ने एक लेख लिखा, रिट फाइल किया तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उनके मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया। बिहार की इन जेलों में सैकड़ों विचाराधीन कैदी किसी अदालती कार्यवाही के बिना ही वर्षों से सड़ रहे थे। इनकी ओर से ना कोई जमानत देने वाला था और ना कोई वकील था। अतएव जनहित में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बिना कारण किसी को जेल में बंदी ना रखा जाए। यदि उस पर मुकदमा चलाने में 18 महीने से अधिक समय लग रहा हो तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने गरीब और असहाय लोगों की ओर से जनहित में चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दे दिया है। पहले यह अधिकार केवल व्यक्तिगत या निजी मामलों में न्याय प्राप्त करने के लिए दिया गया था। आगरा सुरक्षा गृह, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, कामगार संघ आदि मामले इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरे, इसके अंदर धारा 21 की नवीन व्याख्या की गई है। आम आदमी के जीवन और सुरक्षा को वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है। इस धारा 21 में यह कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले यह माना जाता रहा है कि कार्यपालिका या सरकार कोई न कोई कार्यविधि अपनाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन को छीन सकती है, लेकिन मेनका गांधी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कार्यविधि भी विवेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए। सरकार की प्रत्येक हर एक कार्यवाही विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न होनी चाहिए। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की प्रत्येक धारा में विवेकपूर्णता एक अनिवार्य शर्त है, कंपलसरी शर्त है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यविधि का विवेक संगत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होना अनिवार्य बना दिया है। इस निर्णय के अनुसार अब यह आवश्यक हो गया है कि न्यायालय के समक्ष पक्ष या विपक्ष दोनों को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। अब यह विवेक संगत होने का क्या अर्थ है कि न्यायालय के सामने जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को सही तरीके से ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाना है। अब यह सरकार का दायित्व बन गया है, इसकी जिम्मेदारी बन गई है कि वह निर्धन पक्षकार को कानूनी सहायता, लीगल एड प्रदान करे। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि जो गरीब वर्ग है ना, उसको कानूनी सहायता प्रदान करना है, लीगल एड प्रदान करना है। अन्यथा नहीं तो अदालती कार्यवाही विलंब एवं व्ययकारी होने के कारण न्याय के स्थान पर अन्याय प्रदान करने लग जाती है। ठीक है, यानी कि अगर निर्धन व्यक्ति को सरकार कानूनी सहायता प्रदान नहीं करेगी, लीगल एड प्रदान नहीं करेगी, तो क्या होगा, तो अदालती कार्यवाही जो है वो उसके देर होने के कारण और खर्चीली होने के कारण न्याय के स्थान पर न्याय की जगह अन्याय प्रदान करने लगेगा। इसी प्रकार फौजदारी मामलों में अनावश्यक विलंब गैर जरूरी देर को भी विवेकपूर्ण नहीं माना गया है। इसी आधार पर बिहार जेल के कैदियों जो अधिकतम संभावित सजा को बिना अदालती कार्यवाही के ही भुगत चुके थे, बिना शर्त रिहा कर दिया गया। अपनी उक्त व्याख्या के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राज्य को शीघ्रगामी न्याय दिलाने के लिए अधिक अदालतें स्थापित करने, अधिक संख्या में न्यायाधीश नियुक्त करने तथा अन्य विविध उपाय करने के आदेश भी दे सकता है। तीसरी बात, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की प्रतिष्ठा की सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक व्यक्ति की इस अधिकारिता को स्वीकार किया है कि वह निर्धन, असमर्थ अथवा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति, समूह या वर्ग के लिए न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है। यह वाद राज्य सरकार, सरकारी अधिकारी या प्राधिकरण के विरुद्ध लाया जा सकता है।
बम्बई के पटरी वासियों या सुनील बत्रा के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा मात्र न होकर उन सभी नैसर्गिक शक्तियों से है जिसके द्वारा जीवन का उपभोग, उसका कंजम्पशन किया जाता है तथा मनुष्य की आत्मा बाह्य जगत में संचरण करती है। उसमें मानव प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन के अधिकार को उक्त मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दयता, क्रूरता, मनुष्य को अमानवीय या पाशविक यातना या सजा देना आदि अब संभव नहीं है। यद्यपि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के संदर्भ में तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अधीन घोषित अधिकारों को मानव प्रतिष्ठा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। आगरा होम, दिल्ली नारी निकेतन तथा एयरपोर्ट प्राधिकरण के मामलों में इसी दृष्टि बिंदु को अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 14 का समान कानूनी संरक्षण सबको स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध गारंटी देता है। उत्तर प्रदेश के चमारों के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं उनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं को जांचने के लिए एक आयोग गठित किया तथा राज्य सरकार को उस आयोग के व्यय भार को जुटाने का आदेश दिया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चमारों का धंधा ठेके पर उठा दिए जाने से उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलेगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दी है कि यदि निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी दी जाती है तो उसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बेगार मानेंगे तथा उसी के अनुसार निर्णय देंगे। अकेला यही निर्णय हजारों लाखों श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ। न्याय का अर्थ केवल कानूनी न्याय न होकर संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णन किया गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है। ठीक है, न्याय का अर्थ केवल कानूनी न्याय नहीं है, बल्कि संविधान में जैसा कि वर्णन किया गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है। इस तरह सामान्य नागरिकों को व्यापक न्याय दिलाने के बारे में विषय में न्यायपालिका राज्य की सहभागी बन रही है। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि कार्यपालिका के स्वाविवेक पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। उसके लिए विवेक तथा अस्वेच्छाचारिता को आधार समझना चाहिए। राज्य अथवा कार्यपालिका का अर्थ प्रत्येक प्रकार की सार्वजनिक सत्ता है। कस्तूरीमल रेड्डी के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि राज्य के स्वाविवेक का आधार संविधान के चौथे अध्याय में वर्णित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत होना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक हित के मानदंड को प्रस्तुत कर दिया गया है। अंत में सर्वोच्च न्यायालय की यह मान्यता बन गई है कि यद्यपि न्यायाधीश या न्यायालय का काम कानून बनाना या निर्माण करना नहीं है, लेकिन वह कानून की रूपरेखाओं में रंग अवश्य भरता है अथवा विधि की सूखी हड्डियों पर रक्त मांस अवश्यमेव चढ़ाता है। इस तरह वह कानून के निर्माण में भी भाग ले रहा है। न्यायाधीश एक ऐसा सृजनात्मक कलाकार है जिसमें न्यायमूर्ति पीएन भगवती के अनुसार अरस्तु और प्लेटो दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक ओर वह विधि के शासन का संस्थापक है, तो दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार न्याय प्रदान करने वाला दार्शनिक राजा भी है। उदाहरण के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार की इस बात के लिए निंदा की, इसको क्रिटिसाइज किया कि उसने एक महिला को जिसका पति एक सरकारी गाड़ी से कुचलकर मर गया था, मिलने वाले मुआवजे में कमी करने के लिए न्यायालय की शरण ली। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार की विशेष याचिका को रद्द करते हुए इसे शर्मनाक बताया। सरकारी वकील ने तर्क दिया था कि मृतक वृद्ध होने के कारण कमाने लायक नहीं था, अतः विधवा मुआवजे की हकदार नहीं है। न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में न्याय होता है ना। न्यायिक सक्रियतावाद का अर्थ, ठीक है, ना कि केवल कानूनी
कानूनी न्याय। तो न्यायिक सक्रियता का नया उभरता दौर। गणतंत्र का सबसे पहला उद्देश्य था नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। लेकिन पिछले वर्षों में हुआ यह कि शीघ्र ही विभिन्न निहित स्वार्थ और हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशासक हम नागरिकों के हितों और गरिमा की रक्षा करने और हमें न्याय दिलाने के बजाय अपने निजी स्वार्थों के पोषक, सत्ता के सौदागर, जनता के शोषक और जनहित के शत्रु बन बैठे। घोटाले पर घोटाले होते रहे तथा कार्य अंग और विधायिका चुप्पी साधे रहे और नेताओं, मंत्रियों एवं अफसरों के कुकृत्यों, खराब कार्य और भ्रष्ट आचरणों पर पर्दा डाले रहे। जब जनता की सहनशीलता का बांध टूटता नजर आया और लोकतंत्र की अंत्येष्टि और आने वाले विनाश के तांडव की चाप सुनाई देने लगी, तब न्यायपालिका ने जनहित में विधि और न्याय का शासन सुरक्षित करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में अधिक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने का बीड़ा उठाया। ऐसी 4 स्थितियां समझ में आती है जिनमें न्यायालय, कोर्ट अपने निर्दिष्ट विशेष क्षेत्र का अतिक्रमण कर अन्य क्षेत्रों में कार्यपालिका का अथवा विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। पहली स्थिति तब आती है जब सरकार या संसद अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ और अक्षम सिद्ध हो तथा नागरिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए तथा विधि एवं संविधान के संरक्षण के लिए न्यायालय से याचना की जाए। दूसरी स्थिति का जन्म तब होता है जब सरकार इतनी अस्थिर और कमजोर हो कि कोई भी कठिनाई उपस्थित होने पर अथवा वर्ग विशेष को नाराज करने वाला कोई कठोर निर्णय ना ले सकती हो। तीसरी स्थिति वह है जिसमें सरकार स्वयं सक्षम होते हुए भी न्यायालय के माध्यम का उपयोग या दुरुपयोग करना चाहे। चौथी स्थिति वह है जब न्यायालय स्वयं मानवीय अथवा संस्थागत नैसर्गिक दुर्बलताओं के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हो, जाने या अनजाने। 1996 से 2000 की काल अवधि न्यायपालिका की सक्रियता की दृष्टि से अभूतपूर्व कही जा सकती है। जनहित याचिकाओं के जरिए शीर्ष पर व्याप्त भ्रष्टाचार को निशाना बनाया जाने लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसी जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया जिनमें से जैन हवाला मामला भी एक है। अक्टूबर 1993 में 2 पत्रकारों और 2 वकीलों के दायर किए गए इस मामले में शुरुआत बहुत धीमी हुई क्योंकि जैन बंधुओं की डायरी बहुत विस्फोटक थी। आरोप है कि सीबीआई ने इस डायरी को 2 साल तक दबाए रखा। तब मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया ने 2 महीने में ही सीबीआई और सरकार को नोटिस जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के निदेशक विजय रामाराव को निजी तौर पर जवाबदेह बनाया और उनसे हवाला जांच की प्रगति के बारे में अदालत को समय समय पर सूचित करने को कहा। इसी के बाद मामला आगे बढ़ना शुरू हुआ। दूरसंचार निविदा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं को स्वीकार किया जिनमें आरोप लगाया गया था कि कुछ निजी कंपनियों को सरकारी खजाने और उपभोक्ताओं की कीमत पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। जब एडवोकेट एस तिवारी ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली में रियायती किराए पर सरकारी कर्मचारियों को मकान आवंटित करने में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्रियों सहित 72 अति विशिष्ट व्यक्तियों को बंगले खाली करने के नोटिस दिए। हवाला कांड की चार्जशीट में कोर्ट की भूमिका से भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता का एहसास होता है। 1992 में 3,500 करोड़ रुपए का प्रतिभूति घोटाला, बाद में 300 करोड़ रुपए का दूरसंचार घोटाला और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल द्वारा 8,700 सरकारी आवासों के मनमाने आवंटन यानी बंटवारा के इसका मामला आया। लेकिन इन सारे घोटालों में भरपूर सबूतों के बावजूद देश की अग्रणी जांच एजेंसी सीबीआई हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उसने सुरागों की पड़ताल नहीं की, जांच अधूरी छोड़ दी और कई बार मुख्य अभियुक्तों से पूछताछ तक नहीं की। अंत में जनता के बढ़ते दबाव के चलते न्यायालयों को दखल देना पड़ा।
राजनीतिज्ञों के खिलाफ बेहद विवादास्पद मामले जनहित याचिका के रूप में न्यायालय के सामने लाए गए। मसलन लखूभाई पाठक और सेंट किट्स मामलों में दोबारा जान उस समय पड़ी जब अक्टूबर 1995 में एडवोकेट AC प्रधान ने विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी के खिलाफ याचिका दायर की। 14 फरवरी 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप सिंह और NP सिंह ने CBI को 1998 से 1994 के बीच बिना बारी के सरकारी मकान आवंटित किए जाने की जांच के आदेश अदालत को मिली 200 शिकायतों के आधार पर दिए। न्यायाधीशों को ऐसा लगा कि CBI सत्ताधीशों को बचाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, अतः न्यायालय ने अपनी निगरानी वाली भूमिका को विस्तार देना शुरू किया। देश के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय महसूस कर रहे थे कि CBI सत्ताधीशों की आपराधिक कार्यवाहियों का पता लगाने, उनकी जांच करने और फिर दोषियों को सजा दिलाने के अपने वैधानिक कर्तव्य में असफल रही है। ऐसी परिस्थितियों में न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों के पास दखल अंदाजी के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं बचा था। जल्दी देश के उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय के नक्शे कदम पर चल पड़े, मतलब उन्हीं के जैसे वो भी कार्य करने लगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM मामले की जांच के लिए न्यायालय अधिकारियों के रूप में CBI की नई टीम को नियुक्त किया। इसी तरह पटना उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति SN झा और न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने CBI निदेशक जोगिंदर सिंह को जांच से दूर रहने और चारा घोटाले की जांच में किसी भी तरह से दखल न देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति JS वर्मा ने CBI को उन डायरियों की जांच करने को मजबूर किया जिनमें राजनीतिज्ञों को हवाला की रकम देने का जिक्र है। न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने सरकारी मकानों में नाजायज तरीके से कब्जा जमाए रखने के मामले में कई नेताओं की खिंचाई की। न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने व्यवहार से यह स्पष्ट कर दिया कि निगरानी का काम हाथ में लेने का उनका मकसद कार्यपालिका के अधिकारों को हथियाना नहीं बल्कि उसे अपना कर्तव्य निभाने का एहसास कराना है। जब सेंट किट्स और लखूभाई पाठक मामलों में CBI ने आरोप पत्र दाखिल कर दिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी रखने की जिम्मेदारी छोड़ देने का स्वतः ही निर्णय ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश चेन्नप्पा रेड्डी के अनुसार अदालतों को निगरानी का काम इसलिए हाथ में लेना पड़ा क्योंकि उनके आदेशों को पूरा करने में न्यायपालिका का रिकॉर्ड खराब रहा। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से ही यह तय हुआ कि अवैध आदेशों को मानना सरकारी अधिकारियों, प्रशासकों, पुलिसकर्मियों आदि किसी के लिए भी जरूरी नहीं। जीने के अधिकार में ढंग से जीने का, जीविका का, शिक्षा का अधिकार शामिल है और राज्य का कर्तव्य है कि उस सब की व्यवस्था करे। इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मरीज उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत मुआवजे का दावा कर सकता है। चुनाव आयोग किसी दल की मान्यता समाप्त कर सकता है। न्यायाधीश सरकार के अधीन नहीं होते। हवाला कांड के सिलसिले में ठीक से समयबद्ध जांच हो, न केवल विवाह के समय अपितु बाद में भी दहेज मांगने वालों को दोषी माना जाए। ये सभी आवश्यक, वांछनीय और स्वागत योग्य कदम कहे जाएंगे और इसे देश का सौभाग्य ही माना जाएगा कि संस्थाओं के चतुर्दिक हास के बावजूद कम से कम न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय ने उचित मानकों की रक्षा की और सही दिशा निर्देश दिए। न्यायिक सक्रियता, उसके विविध रूप और मान्यताएं। न्यायिक सक्रियता एक विविध रूप स्थिति है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं। इसके कुछ प्रमुख पक्ष और मान्यताएं हैं। जनहितकारी अभियोगों को मान्यता। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत इस विचार को स्वीकार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है, यानी रिट फाइल कर सकता है उसकी ओर से। न्यायालय अपने सारे तकनीकी तथा कार्यविधि संबंधी
नियमों की परवाह किए बिना उसे लिखित रूप में देने मात्र से, केवल यदि लिखित रूप में ही मिल जाए उसे, तो कार्यवाही करेगा। जनहित अभियोग न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है। जनहित अभियोग की शुरुआत भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई और गत 2 दशकों यानी पिछले 2 दशकों से जनहित अभियोगों की स्थिति चली आ रही है। कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय पर बल, यह भी जो है न्यायिक सक्रियता का एक रूप है, ठीक है, इसका एक मान्यता है। संविधान लागू किए जाने के बाद लगभग 3 दशक तक यह समझा जाता था कि न्यायालयों का कार्य कानूनी न्याय प्रदान करना है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत, जुडिशल एक्टिविज्म के अंतर्गत संविधान की भावना को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया गया कि देश के दीन और दलित लोगों के प्रति न्यायालयों का विशेष दायित्व है, इसकी खास जिम्मेदारी है तथा न्यायालयों को कानूनी न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित करना तथा बाल श्रम निषेध आदि निर्णय इसी आधार पर दिए गए। 18 अप्रैल 2011 को उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि सर्कस कंपनियों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाए तथा सर्कस में काम करने वाले कामगारों के विस्थापन का प्रबंध करे। 19 अप्रैल 2011 को न्यायालय ने खाप पंचायतों को अवैध घोषित करते हुए ऑनर किलिंग के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा। न्यायालय ने सरकारी गोदामों में सड़ते अनाज को मुफ्त गरीबों में बांटने का भी निर्णय अगस्त 2010 में दिया। शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, शासन की स्वेच्छाचारिता यानी अपने मनमानेपन पर भी कंट्रोल जो है न्यायिक सक्रियतावाद का एक रूप है। न्यायिक सक्रियतावाद का एक रूप और प्रयोजन शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है। संविधान और कानूनों के अंतर्गत उच्च कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ स्वाविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है, ठीक है। उच्च कार्यपालिका के जो अधिकारी होते हैं उनको स्वाविवेकी शक्तियां प्रदान की गई है। इन स्वाविवेकी शक्तियों का औचित्य हो सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कार्यपालिका अपनी इन स्वाविवेकी शक्तियों के आधार पर स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपना लेती है। इस पृष्ठभूमि में न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया कि विवेकात्मक शक्तियों के अंतर्गत सरकार की कार्यवाही विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा इस कार्यवाही को संपन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाए वह कार्यविधि भी विवेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए। शासन को आवश्यक निर्देश देना। 1993 से 2013 के वर्षों में तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था में पहले से बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली। इन न्यायालयों ने जब यह देखा कि जांच एजेंसियां उच्च पदस्थ व्यक्तियों यानी उच्च पद पे जो स्थापित व्यक्ति है उनके विरुद्ध जांच कार्य में ढिलाई बरत रही है, तब न्यायालयों ने विभिन्न जांच एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिए और इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है तथा सरकारी एजेंसी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। 16 दिसंबर 2010 को उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय को ईडी को निर्देश दिया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपे। जुलाई 2011 को न्यायालय ने काले धन की विदेशों से वापसी के मुद्दे पर विशेष निगरानी दल गठित करते हुए सीबीआई को उसके निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करने को कहा। इससे पहले 3 मार्च 2011 को उच्चतम न्यायालय ने देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा की गई नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए मुख्य सतर्कता आयुक्त PG थॉमस को बेदखल कर दिया। जनहित याचिकाओं से न्यायिक सक्रियता के जिस दौर की शुरुआत हुई उससे पलड़ा न्यायपालिका के पक्ष में झुका दिखाई देता है। इसको लेकर कार्यपालिका और विधायिका में जबरदस्त हलचल मची, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि तथाकथित न्यायिक सक्रियता आज की विभिन्न समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं दे सकती। वह तो यानी न्यायिक सक्रियता तो केवल घोर आपातकालीन दवाई का ही काम कर सकती है।
अंततः कार्यपालिका और विधायिका को अपना अपना काम ईमानदारी के साथ करना सीखना होगा। न्यायपालिका ना तो विधानपालिका का स्थान ले सकती है और ना ही कार्यपालिका का। साथ ही आज की विशेष परिस्थितियों में न्यायिक अधिनायकवाद के हौवे का भय दिखाना भी बेईमानी है, क्योंकि अंततः न्यायपालिका भी तभी तक सक्रिय रह सकती है और प्रभावी हो सकती है जब तक दूसरी दो संस्थाएं यानी कार्यपालिका और विधायिका उसका आदर करे और उसके आदेशों का पालन करे। अंततः उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए भी तो प्रशासनिक मशीनरी का ही सहारा लेना पड़ेगा। संक्षेप में न्यायिक सक्रियता के इस दौर में यह माना जाने लगा है कि अब सरकार को न्यायपालिका ही चला रही है। निष्कर्ष, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप सक्रिय या विधेयात्मक बन गया है, एक्टिव हो गया है। आम जनता के सामाजिक आर्थिक उत्थान में बराबर का भागीदारी बन रहा है। एक और उसने संविधान की निषेधात्मक एवं उच्च वर्गोन्मुख धाराओं को रचनात्मक तथा जनोन्मुख बनाया, तो दूसरी ओर जनहितकारी विवादों में प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार देकर औचित्यपूर्ण कार्यविधि के सिद्धांत की स्थापना करके मानव प्रतिष्ठा के विस्तृत अर्थ ग्रहण करके तथा वाद संबंधी विशेषता निर्धन एवं दुर्बल पक्षकारों को समान धरातल पर लाकर आम जनता की काया पलट करने में भारी योगदान किया है।